हेलो, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम अपनी पिछली वाली क्विज़ की थी, ज्योग्राफी क्विज़ 1, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके जितने भी एमसीक्यूज़ थे, जितने भी उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उस पर बात करेंगे। प्लस हम जितने भी ऑप्शंस दिए हुए थे उन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और कहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी ज्योग्राफी क्विज़ 1 का एक्सप्लेनेशन। तो जो पहला प्रश्न जो मैंने पूछा था, पहला प्रश्न था हमारा राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क के बारे में पूछा था कि ये कौन से स्टेट में है। राजाजी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ये बताना था। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो है उत्तराखंड में, एक बात। दूसरा इसमें याद रखना है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है। एक है चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरी है राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 3 सेंचुरी जो है, ये तीनों सेंचुरी इस नेशनल पार्क में भी कवर होती है। ये जो तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये राजाजी नेशनल पार्क में कवर होती है, जो कि उत्तराखंड में है। एक्चुअली जो चिल्ला और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रेंजेस है। रेंज आपको पता ही है कि ये उत्तराखंड में काफ़ी रेंजेस हैं। तो उसमें एक छोटी सी रेंज है चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वहाँ पर जो है चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो मोतीचूर रेंज है इस पर बनी हुई है मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी रेंज के नाम से हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रख दिया। और तीसरी है राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है तीनों मिला के बनाते हैं राजाजी नेशनल पार्क। एक बात ये। दूसरा, राजाजी नेशनल पार्क फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एलिफेंट यहाँ मिलते हैं। मैक्सिमम एलिफेंट कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में जो मैक्सिमम एलिफेंट्स हैं वे मिलते हैं राजाजी नेशनल पार्क में। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ये यहाँ से है ना, ये जो उत्तराखंड है यहाँ पे, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के ऊपर आपको पता है यहाँ सारे चाइना है, और यहाँ पे माउंटेन्स है, रेंजेस है। तो होता क्या है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती है विंटर में इधर से, ये क्रॉस करते हैं। जो इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पर बर्ड्स आती है, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वे हिमालय जो रेंज है उसको क्रॉस करके इंडिया में इसमें आती है, राजाजी नेशनल पार्क में वे आती है। तो इसलिए फेमस है कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं उनको, भी यहाँ पर भी आते हैं इंडियन पेनिनसुला में, या फिर क्या कह सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क में वे आती है। विंटर के टाइम ये आते हैं, तो इसलिए क्या बनते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है बन जाती है। राजाजी नेशनल पार्क जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। एक बात ये है। दूसरा, जो राजाजी नेशनल पार्क है, नाम राजाजी क्यों रखा गया? तो राजाजी नेशनल पार्क का नाम राजाजी इसलिए रखा गया क्योंकि जो हमारे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, और बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी बनाई थी 1959 में। तो उनका नाम है सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य के नाम पे ही राजाजी नेशनल पार्क नाम रखा गया था। राजाजी क्योंकि इनको जो प्यार से राजाजी बोलते थे, तो इसलिए राजगोपालाचार्य के नाम पे नेशनल पार्क का नाम रखा गया राजाजी नेशनल पार्क। राजगोपालाचार्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सी राजगोपालाचार्य जो थे, ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। तो ये था हमारा राजाजी नेशनल पार्क के बारे में जो आपको याद रखना है। इसमें मेन तो आप ये रखना है बस मेन कि इसमें क्या मिलता है, मैक्सिमम एलिफेंट मिलते हैं इसमें, एलिफेंट के लिए फेमस है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है इनमें मेजर डिफरेंस होता है।
तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि दोनों में अंतर क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। चलिए फिर अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है जो पूछा था आपसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर, इस प्रश्न में से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और इसमें से ये आया भी प्रश्न है, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुका है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित। जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो ये आया था अप्रैल 1973। अप्रैल मत याद रखो, 1973 आप याद रखो, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर का काम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के कई सारे काम हैं। पहला काम है टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, ठीक है। किससे? हंटिंग से, हंटिंग से बचाना, पोचिंग से बचाना, ठीक है ना, पोचिंग, हंटिंग। तीसरा, जो टाइगर है, टाइगर के नंबर्स को बढ़ाना, इनके नंबर्स को इंक्रीज करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर टाइगर बचाओ जो अभियान चल रहा है, तो उसमें प्रोजेक्ट टाइगर हमारी हेल्प करता है। जो नंबर ऑफ टाइगर्स है उसको इंक्रीज करने का काम करता है प्रोजेक्ट टाइगर। नंबर 4 क्या है? ब्रीडिंग सेंटर है। ये क्या है? ब्रीडिंग सेंटर है। तो कब टाइगर की संख्या बढ़ेगी? जब उनको ब्रीडिंग के लिए हम मौका देंगे, तो ब्रीडिंग सेंटर है एक्चुअली जो प्रोजेक्ट टाइगर है। इंडिया में टोटल 50 प्रोजेक्ट टाइगर अभी तक बन चुके हैं। काम जो है प्रोजेक्ट टाइगर का यही है कि टाइगर, जो मैंने आपको बताया कि हंटिंग से बचाना, नंबर को बढ़ाना, ब्रीडिंग सेंटर डेवलप करना, ताकि नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उससे संबंधित हम देख सकते हैं कि जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनी है इसी प्रोजेक्ट के तहत, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ये एक फोर्स है, ये फोर्स इसलिए बनाई है ताकि वो टाइगर को बचा सके। किससे? पोचिंग से बचा सके, हंटिंग से बचा सके, उनका शिकार ना हो, ठीक है। अगर कोई शिकार करे तो उसको पकड़ सके और उन पे जो है पेनल्टी, जो भी केसेस बनते हैं वो उन पे लगा सके। तो एक तरीके का बल है, ये एक फोर्स है, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। इनका काम सिर्फ है टाइगर को प्रोटेक्ट करना, टाइगर को कंजर्व करना, ठीक है। तो जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित जितने भी जो है अपने जो प्रोजेक्ट टाइगर पार्क है, ठीक है ना, टोटल मैंने बता दी टोटल 50 है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड होती है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित जितने भी कंजर्वेशन सेंटर्स है, कंजर्वेशन पार्क है, उनको जो प्रोटेक्ट करता है, उसका जो प्रशासन देखता है, उसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी बना रखी है, एक प्राधिकरण बना रखा है, टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये राष्ट्रीय स्तर का एक अथॉरिटी है जिसका काम है जो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड जितने भी कंजर्वेशन पार्क हैं उन सबको एडमिनिस्टर करना, उन सबका जो प्रशासन है वो सारा NTCA देखता है। ये अथॉरिटी देखती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक बात ये। दूसरा, हमारा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर। टाइगर में बंगाली टाइगर, जो बंगाली टाइगर है ये हमारा नेशनल एनिमल है। इसके अलावा एक ये चलाया गया था, एक ऐप थी एम स्ट्रिप्स। तो ये एप्लीकेशन थी एम स्ट्रिप्स, जो थी एम स्ट्रिप्स एक एप्लीकेशन है। कहाँ? तो ये एम स्ट्रिप्स एक एम स्ट्रिप्स, ठीक है ना, ये एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की गई थी ताकि हम जो टाइगर का मूवमेंट है, टाइगर्स का मूवमेंट है, उसको देख सके। दूसरा, एम स्ट्रिप्स का काम यही था कि जो सेंसस होता है, टाइगर का जो सेंसस होता है कि काउंटिंग की जाती है, उसके लिए भी एम स्ट्रिप्स काफ़ी हेल्प करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसकी वजह से, जिस एप्लीकेशन की हेल्प से सेंसस में काम आता है। दूसरे जो है इसकी जो काउंटिंग है, नंबरिंग है टाइगर की, उसको वो पता चलता है एम स्ट्रिप्स की हेल्प से। तो ये प्रश्न आया हुआ एक्चुअली, एम स्ट्रिप्स क्या है? तो एम स्ट्रिप्स हेल्प इन काउंटिंग द या हेल्प्स इन सेंसस ऑफ द टाइगर, ठीक है। जो नंबर है टाइगर की काउंटिंग जो की जाती है वो एम स्ट्रिप्स की हेल्प से की जा सकती है। अगला प्रश्न था, तो प्रश्न था अगला हमारा तुंगभद्रा रिवर के बारे में। तुंगभद्रा रिवर, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तुंगभद्रा रिवर एक्चुअली 2 रिवर से बना है, तुंग और भद्रा। 2 रिवर से बनी है, तुंग और भद्रा। इसके अलावा तुंगभद्रा जो है ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा की। ट्रिब्यूटरी किसकी है? ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा की, ठीक है। तुंगभद्रा का जो सोर्स है जहाँ से ये निकलती है, ठीक है ना, ये निकलती है चिकमंगलूर।
चिकमंगलूर, ये कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये कर्नाटक से चिकमंगलूर से ही निकलते हुए ये सीधी जाती है फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो यहाँ कर्नाटका हो गया, आगे जाके तेलंगाना हो गया, यहाँ जाके आंध्र प्रदेश हो गया, ये सीधी यहाँ जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ऊपर से रिवर जो आ रही है कृष्णा आ रही है। अब ये क्या करता है कि आंध्र प्रदेश में ही ये जो तुंगभद्रा रिवर है यहाँ जाके कृष्णा में मिल जाती है। फिर कृष्णा रिवर जो है इधर कौन सा है, बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है। कौन सी रिवर, तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर 2 रिवर से बनी है, आप देख लीजिए, ये है कृष्णा रिवर, ठीक है। यहाँ जाके तुंगभद्रा रिवर है और तुंगभद्रा रिवर बनी है 2 रिवर से, जो है एक तुंग एक भद्रा, यहाँ जाके बन गई है तुंगभद्रा। ये रिवर है कृष्णा, ये मिलती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा जाके इधर मिलती है। डिस्ट्रिक्ट रहता है इसका करनूल डिस्ट्रिक्ट में, या करनूल जो है आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में ये कृष्णा रिवर से ये मर्ज हो जाती है। अब प्रश्न क्या आएगा, कई बार प्रश्न आता है कि जो ये रायचूर क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है रायचूर, इसको बोलते हैं रायचूर, ठीक है। ये रायचूर क्या है, ये दोआब बोलते हैं इसको। दोआब मतलब जब 2 रिवर के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये मान लिया तुंगभद्रा रिवर है, कृष्णा रिवर है, ये यहाँ पे मिल जाती है, तो जो क्षेत्र है बीच का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दोआब। और जो क्षेत्र होता है बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, इतनी फर्टाइल लैंड होती है कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। यहाँ पे कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होता है इस क्षेत्र में, क्योंकि 2 रिवर आ रही है, तो मॉइस्चर तो अच्छा खासा होगा ही यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो अगर हम देखें दोआब का, तो हम अगर देखें तो गंगा क्षेत्र, यमुना क्षेत्र, जो अपना जो क्षेत्र है बीच का, ये क्या कौन सा है, ये अपना मेरठ, मुजफ्फरनगर और जो आगे तक क्षेत्र है, पर ये बहुत ही प्रोडक्टिव है। तो जो रायचूर क्षेत्र है, ये रायचूर क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए 2 किंगडम, अगर हम इतिहास की बात करें तो 2 किंगडम, विजयनगर और बहामनी किंगडम, ठीक है। विजयनगर किंगडम और बहामनी किंगडम, इनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी रायचूर के ऊपर कि इस पे जो है कब्जा हम करेंगे। लड़ाई क्यों होती थी कि अगर रायचूर जिसके कंट्रोल में होगा तो उसको यहाँ से लगान अच्छा मिलेगा, उसको यहाँ से टैक्स अच्छा मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया हिस्ट्री का कि रायचूर क्षेत्र जो है कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसको बोलते हैं रायचूर क्षेत्र। तो कभी तो विजयनगर एम्पायर इसको कंट्रोल कर लेता था, कभी बहामनी किंगडम कर लेता था, लेकिन एंड में जो है बहामनी किंगडम का ज़्यादा कंट्रोल रायचूर पर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है मैंने बता दिया, तो जो कृष्णा रिवर है, इधर तुंगभद्रा रिवर मिलती है कृष्णा से, तुंग और भद्रा से मिली है, ये चिकमंगलूर से ये निकलती है कर्नाटक में, और जो तुंगभद्रा रिवर है 3 स्टेट से जो है पास होती है, कर्नाटक से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और जाके बाद में फिर यहाँ पर जो है इसमें एग्जिट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। दूसरा, तुंगभद्रा रिवर पे एक डैम हो रहा है, उसका नाम भी तुंगभद्रा ही है, उसका नाम क्या है, तुंगभद्रा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा का जो जिक्र है वो इतिहास में भी है, मतलब हमारे एपिक में भी है। जो रामायण में जो जिक्र है इसका, रामायण में इसको बोलते थे पेम्पर रिवर। जो पेम्पर रिवर है इसका जिक्र है इसमें रामायण में, ठीक है ना। और ये पेम्पर रिवर क्या थी, तुंगभद्रा रिवर ही थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न था हमारा केम्प्टी वाटरफॉल के बारे में आपसे पूछा गया था। केम्प्टी वाटरफॉल कहाँ पर है, केम्प्टी वाटरफॉल। अच्छा, अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर अच्छा सही दिया था, बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड में है। ये बहुत बच्चों ने आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ठीक दिया था, बट इसके बाद अगर हम और बताएं तो केम्प्टी वाटरफॉल जो है ये तो पता ही आपको उत्तराखंड में है। दूसरा, केम्प्टी वाटरफॉल को ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये अपना में एक रॉयल वाटरफॉल हुआ करता था। तो ये जो है वैसे तो उत्तराखंड में कहाँ पर है, मसूरी में है, मसूरी में है। और देखिए क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अच्छे खासे यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं केम्प्टी वाटरफॉल पे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है, आपको पूरी एक लिस्ट है वो आपको कराई जाएगी। एक केम्प्टी वाटरफॉल हो गया, काफ़ी तो वैसे भी ईजी है। एक जो कई बार आ जाता है जैसे धुआंधार है, धुआंधार आप बताओगे धुआंधार वाटरफॉल कौन से स्टेट में है, धुआंधार वाटरफॉल आप बताओगे कौन से में। एक है सारस्वत, सारस्वत वाटरफॉल कहाँ पर है ये आप बताओगे। तो ऐसे जो है एक लिस्ट आपकी कराई जाएगी वाटरफॉल की, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है दूध सागर, दूध सागर वाटरफॉल,
ठीक है ना, ये आप बताओगे। इसमें से प्रश्न कई बार बनते हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाता है, यहाँ वाटरफॉल हो गए, यहाँ पे स्टेट्स हो गए, और आपको सही से आंसर जो है सही आंसर मैच करना होता है। तो ये था हमारा वाटरफॉल के बारे में, केम्प्टी वाटरफॉल के बारे में, और ये तीनों इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला प्रश्न हमारा है कोल के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा गया था, कोल, कोयला, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था कि जो कोयला है कौन सा, किसमें कौन से, एक्चुअली जो कोयल है इसके 4 टाइप के होते हैं ये, और इसमें पूछा गया था कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है। एक था एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल, दूसरा बिटुमिनियस, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा पीट। ये 4 टाइप के कोल्स है जो आपको पता होना चाहिए, एक एंथ्रासाइट, एक बिटुमिनियस, एक लिग्नाइट, एक पीट। अच्छा, कोल के बारे में बात करें तो एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है। सबसे अच्छा कोयल वही होगा जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन होगा। तो जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट के अंदर जो कार्बन की जो हमारी परसेंटेज मिलती है वो मिलती है 80 to 95%। पहली बात तो ये एंथ्रासाइट की हम बात करें तो एंथ्रासाइट जो है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है 80 to 90%, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है ना, एंथ्रासाइट जो कोयल है इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। दूसरा, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर एंथ्रासाइट सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं मिलता, ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं मिलता। तीसरा, और ये मैंने बता दिया, जो एंथ्रासाइट है वो 80 to 90% है, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। और जो एंथ्रासाइट है ये एक्चुअली एक तो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब जो बहुत जल्दी जो है टुकड़ों में जो है ये बट जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है। तीसरा जो है लश्रस होता है, बहुत चमकीला होता है, लश्रस होता है यानी कि बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो ये था एंथ्रासाइट के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं बिटुमिनस के बारे में। जो बिटुमिनस कोल है ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जितने भी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें बिटुमिनस का इस्तेमाल होता है, इवन इंडिया के अंदर भी, ठीक है ना। तो बिटुमिनस जो कोल है वो थर्मल पावर प्लांट में अच्छा खासा यूज होता है उसका। एंथ्रासाइट का भी होता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो है थोड़ी कमी है, लेकिन बिटुमिनस अच्छा खासा मिल जाता है। और ये जो है एक परिपक्व कोल है, ठीक है। ये तो मतलब है ही अच्छा, मतलब इसकी जो फाइनल स्टेज है कोयल की बनने की वो तो वैसे एंथ्रासाइट ही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन बन जाता है। लेकिन ये जो भी एक जो है अच्छा कोयल है बिटुमिनियस, और ये थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसके कार्बन की बात करें तो इसमें 60 to 80% कार्बन मिलता है, इसमें 60 to 80% कार्बन जो है बिटुमिनियस कोल में मिलता है। इसके अलावा ये जो है शाइनी होता है और स्मूथी होता है। ये कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है कि इस कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ये ब्रिटल है या फिर ये लस्ट्रस है या फिर ये जो है शाइनी है, स्मूथी है, तो कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि इंडिया में कहाँ मिलता है, तो इंडिया का जो ये हमारा क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है, जैसे एमपी हुआ, एमपी में मिलता है, एमपी में सिंगरौली शहडोल क्षेत्र के आसपास मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मिलता है। देखिए याद भी करना है आपको, एमपी से मिला हुआ छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से ही बना है, ठीक है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ से ऊपर क्या है, झारखंड है, झारखंड में मिलता है, ठीक है। झारखंड के अगर हम बात करें तो झारखंड के राइट साइड में और थोड़े नॉर्थ में जाए तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में झंगिया नहीं, रानीगंज में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरबा में मिलता है, झारखंड में कोरबा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भिलाई में मिलता है, यहाँ भिलाई में मिलता है, यहाँ मैंने बताया था शहडोल में मिलता है और सिंगरौली में मिलता है। सिंगरौली, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, भिलाई डिस्ट्रिक्ट है, इवन जो है भिलाई जो है इसका डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा कोरबा में मिलता है, झारखंड में जो है कोरबा में मिलता है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, यहाँ मिलता है। उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा में जो है अच्छा खासा कोयल मिलता है, बिटुमिनस कोयल मिलता है। तो इंडिया में तो ये लोकेशन है जहाँ मिलता है। तीसरा है लिग्नाइट कोयल। लिग्नाइट कोयल का दूसरा नाम है ब्राउन कोयल, ठीक है ना, ब्राउन कोयल है। लेकिन इसमें जो हमें मिलता है वो 40 से 45% ही हमें इसमें कार्बन मिलता है, ठीक है। 40 से 45% ही इसमें कार्बन मिलता है। लेकिन हम बात करें तो इंडिया में कहाँ मिलता है, तो इंडिया में ये हमें मिलता है एक तो तमिलनाडु मिलता है, मैंने बता दिया लिग्नाइट। एक्चुअली जो नवेली है, जो नवेली थर्मल पावर प्लांट है, नवेली के अंदर लिग्नाइट मिलता है, ठीक है, जो तमिलनाडु में है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में मिलता है। राजस्थान बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, वहाँ पर लिग्नाइट मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिग्नाइट की,
तो लिग्नाइट जो है थोड़ा बहुत हमें जो है थोड़ा बहुत काफ़ी मिलता है लखीमपुर में। लखीमपुर जो है वो आसाम में है। एक लखीमपुर खीरी है वो यूपी में है, लेकिन ये जो लखीमपुर है ये आसाम में है, वहाँ पर भी लिग्नाइट मिलता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्राउन कोल है। ठीक है, तीसरा जो है पीट है। पीट क्या है, इन्फीरियर है। एक्चुअली कोई कोयला है ही नहीं, ये कोई किस प्रकार का कोयला है नहीं, लेकिन इसको कोयला का नाम दिया जाता है। इसमें बहुत कम कार्बन होता है और इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। इट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्बन। मतलब जब कार्बन की फॉर्मेशन होती है, कार्बन बनता है, तो कार्बन किससे बनता है, जो फॉसिल्स होते हैं उससे बनता है। जब पेड़ पौधे या जो है जितने भी एनिमल्स है, जब वे दब जाते हैं बहुत दिनों तक, तो उसको प्रेशर अच्छा खासा में टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, और जो उसकी लास्ट स्टेज होती है वो एंथ्रासाइट होती है। तो पीट जो है ये फर्स्ट स्टेज है, ये पूर्ण रूप से कार्बन नहीं बन पाता। तो इसलिए पीट जो है, जब पीट को लंबे समय तक का एक प्रेशर देंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे तो टेम्परेचर वहाँ पर अपना आप ही चेंज होता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि पीट जो है लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिग्नाइट को फिर और लंबे समय प्रेशर ऐसे रखेंगे तो उसके बाद ये बिटुमिनस में कन्वर्ट होता है, और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट में होता है। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो उस हिसाब से कार्बन की जो क्वांटिटी है, परसेंटेज है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कोल के बारे में। अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो हमारा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, तो 67 से 70% तक का हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम कोयले से लेते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट बने हुए दुनिया भर के, तो थर्मल पावर प्लांट हमारे यहाँ पे, तो थर्मल पावर प्लांट में बिटुमिनस का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर पे जो बिजली आती है 70% आप मान लीजिए, 70% जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इंडिया के अंदर वो कोयले से ही करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो 30% है उसमें हमारा जो है ये न्यूक्लियर से ही बनाते हैं, वाटर से ही बनाते हैं, एयर से ही, विंड से ही बनाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, उससे बनाते हैं, मैंने वाटर बता ही दिया। 30% में वे है और 70% में अकेला कोयला है। तो ये था हमारा कोयल के बारे में। और इसमें से प्रश्न पक्का बनता है, इसमें से पूछ लिया जाता है कई बार कि कितने प्रकार के हैं, कौन सा इन्फीरियर क्वालिटी का है, कौन सा अच्छी क्वालिटी का है। इसमें मुझे याद आ रहा है कि अगर हम बात गुजरात की करें तो गुजरात में क्या है, कोयला भी मिलता है गुजरात में, लेकिन गुजरात का जो कोयला है वो मॉइस्चरस होता है, और मॉइस्चरस कोयला ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो गुजरात में कोयला मिलता है लेकिन ये मॉइस्चरस होता है। ठीक है ना, तो एक ये है, ये इन्फीरियर क्वालिटी का जो है कोयल होता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है जो बाकी कोयल मिलता है इसके अंदर वो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। वो कहता है इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। इन्फीरियर क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी थोड़ा बहुत हमें एंथ्रासाइट मिलता है वो इतना जो हमें एक तरीके से नहीं मिल पाता, मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता, वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। तो इसलिए जो है हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोइट नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते एंथ्रासाइट, क्योंकि वो इतने यूज़ का नहीं है। इसलिए हम बिटुमिनस जो हमारी ज्योग्राफी है कोयला की ज़्यादातर जो हम एक्सप्लोइट करते हैं कोयला, वो मोस्टली हम गोंडवाना क्षेत्र जो है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस क्षेत्र से ज़्यादा निकालते हैं, और या फिर तमिलनाडु जो है, मैंने बताया आपको लिग्नाइट यहाँ मिलता है, वहाँ से लेते हैं। तो ये था हमारा कोयला के बारे में। अगला प्रश्न था हमारा एशियाटिक लाइन के बारे में। अगला प्रश्न था हमारा एशियाटिक लाइन के बारे में। जो एशियाटिक लाइन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रश्न था कि एशियाटिक लाइन कहाँ मिलते हैं। तो एशियाटिक लाइन मैंने बता दिया आपको, गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह है गुजरात में। यह है गुजरात में, तो यहाँ मिलते हैं एशियाटिक लाइन। पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है। जो दूसरा फैक्ट है आपको याद रखना है कि एशियाटिक लाइन का और दूसरे नाम क्या है। तो इसको हम पर्शियन लाइन भी बोल देते हैं, इसको पर्शियन लाइन भी बोल देते हैं, या इसको इंडियन लाइन भी बोल देते हैं, इंडियन लाइन। ठीक है, इंडियन लाइन या फिर पर्शियन लाइन भी बोल देते हैं। पर्शियन लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पर्शियन क्षेत्र जो है, मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, जैसे इराक हो गया, ठीक है, टर्की हो गया, ठीक है ना, ये जो इधर का जो थोड़ा वेस्टर्न जो एशिया हो गया, उधर जो मिलते हैं, मिडिल एशिया हम बोल सकते हैं, जो मिडिल एशिया क्षेत्र है वहाँ पर ये भी मिलते हैं, तो इसको पर्शियन लाइन इसलिए भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो इसका हर 5 साल में सेंसस होता है, हर 5 साल में काउंटिंग होती है कि इंडिया के अंदर जो है एशियाटिक लाइन कितने हैं, इसकी काउंटिंग होती है। तो अगर अभी है तो अभी जो
में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था, मैंने कहा ना 5 साल में होता है, इससे पहले 2010 में हुआ था, इससे पहले 2005 में हुआ था, और अब की बार 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है, ये डिले हो गया। तो इसलिए 2015 में क्या थे, 674 एशियाटिक लायन हमें मिले थे। दूसरा, अगर हम IUCN की बात करें, IUCN एक एजेंसी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित जो फ्लोरा फोना है, प्लांट और एनिमल है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो स्टेटस है, इवन उनकी जो थ्रेट के अनुसार उनके जो कितना खतरा है, उनके फ्लोरा और फोना को, एनिमल्स प्लांट्स को कितना खतरा है, उसको, उस पैरामीटर को जो ये है उसकी एक लिस्ट ये इशू करता है, ठीक है ना, कि एंडेंजर्ड है, ठीक है ना, थ्रेटेंड है, या नियर थ्रेटेंड है, या फिर ये एंडेमिक है, या फिर ये जो है वुलनरेबल है, तो ये इस तरीके से लिस्ट निकालता है। तो IUCN की, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने जो है ये जो IUCN है, इसने जो इंडियन एशियाटिक लायन है इसको एंडेंजर्ड घोषित किया हुआ है, एंडेंजर्ड घोषित किया हुआ है, मतलब ये अभी खतरे में है। ये IUCN ने जो है अभी जो रिलीज किया हुआ है कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एशियाटिक लायन के बारे में, तो हम याद कर सकते हैं कि जो एशियाटिक लायन है ये 5 तरह के होते हैं, ये जो है इनकी 5 स्पीसीज़ है एक्चुअली, क्योंकि जो लायन है ये कैट फैमिली में आते हैं, ये आते हैं कैट फैमिली में, और इनका जो है पैंथेरिक बोलते हैं, पैंथेरिक जो टाइगर ही बोलते हैं इनको, जो पैंथेरिक ही बोलते हैं, पैंथेरिक एक्चुअली क्या होता है, जो टाइगर होता है उसमें, या फिर आप कई बार लेपर्ड भी देखोगे आप, तेंदुआ जो है उस पर से लाइन होती है, एक्चुअली वही पैंथर होता है। तो इसकी जो है ना एशियन जो इंडियन लायन है, इंडियन लायन या फिर एशियाटिक लायन इसको बोल सकते हैं, तो इसकी 5 जो स्पीसीज है एक्चुअली। तो इसमें जो आते हैं, इस कैट जो ये कैट फैमिली है, इसमें जो आते हैं, एक तो आता है इसके अंदर बंगाली टाइगर, एक तो आता है बंगाली टाइगर, ठीक है ना, वैसे लायन है एशियाटिक लायन, लेकिन जो स्पीसीज है उसमें एक तो आता है इस फैमिली में, एक तो आता है बंगाली टाइगर, दूसरा आता है स्नो लेपर्ड, ठीक है, तीसरा आता है क्लाउडेड लेपर्ड, और चौथा आता है इंडियन लेपर्ड, ठीक है ना, और 5वां मैंने बता दिया आपको एशियाटिक लायन। अच्छा, एक चीज़ और है, बंगाली टाइगर खतरे में है, स्नो लेपर्ड भी जो है खतरे में है, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, क्लाउडेड लेपर्ड भी जो है हमारी जो है कम होते जा रहे हैं, और एशियाटिक लायन जो है इंडियन लायन, क्योंकि हम गिर नेशनल पार्क में इनको कंजर्व कर रहे हैं तो इनकी जो संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क में इनको रखने का मतलब यही है कि इनको कंजर्व करना है, हंटिंग से बचाना है, जो आपको बता चुका मैं, प्लस इनका जो ब्रीडिंग सेंटर डेवलप करना है, ताकि इनके जो नंबर्स है वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, एशियाटिक लायन के बारे में, जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, आपसे प्रश्न पूछा गया था भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये एक्चुअली है केंद्रप्रभा उड़ीसा में, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क मिलता है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसका जो आसपास, जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो उसके आसपास का क्षेत्र अगर हम याद कर लेंगे तो हमें वो चीज़ भी याद हो जाएगी। तो भीतरकनिका की हम बात करें तो क्योंकि ये उड़ीसा में है, ये आ गया, क्योंकि यहाँ उड़ीसा, ये है उड़ीसा, यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसके जो हम बात करें तो एक तरफ तो इसके हैं मेन ग्रुप्स, यहाँ ये मेन ग्रुप्स है जो कि बे ऑफ बंगाल से टच है, यहाँ पर भीतरकनिका हो गया, और इसके यहाँ पर जो है ये हो गया गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। गहीर माता ये बीच भी है, क्योंकि तट पे है गहीर माता जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर बीच भी है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके पास है, ठीक है। दूसरा मैन ग्रूव्स है इसके पास, ठीक। इसके अलावा अगर भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो है 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ, और वेरी इंपॉर्टेंट 2002 में ये रामसर साइट्स का हिस्सा बना। इंडिया की तरफ से जो रामसर साइट की जो घोषणा की जाती है, कुछ वेटलैंड्स जो होती है उसकी जो घोषणा की जाती है, रामसर साइट्स जो है उसमें भीतरकनिका जो है 2002 में अनाउंस किया गया था कि नाउ भीतरकनिका जो भीतरकनिका है दैट हैज़ बिकम द
रामसर साइट। ठीक है, एक्चुअली क्या है, भितरकनिका जो है वेटलैंड भी है, वेटलैंड भी है। नेशनल पार्क में ही जो है एक जो क्षेत्र है भितरकनिका वेटलैंड भी है, और वहाँ पर अच्छे खासे मैनग्रूव्स है। ठीक है, ये एक पूरा टॉपिक है जो आपको बाद में अगली क्लास में बताया भी जाएगा। एक्चुअली थोड़ा मैं रामसर साइट के बारे में आपको बता देता हूँ। रामसर साइट 1971 में ईरान में एक जगह, इराक में एक जगह है, उसका नाम है रामसर। ठीक है, वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था सभी कंट्रीज़ के बारे में कि जो हमारी वेटलैंड्स है, जो वेटलैंड्स है, जो कि दलदल है, दलदल का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा पोषण होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पर दूर दूर से एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती है। ठीक है ना, काफ़ी एनिमल्स यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती है, क्योंकि उनको यहाँ पर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे जो है जो वाटर लेवल है उसको भी इम्प्रूव रखता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ मैनग्रूव्स होते हैं, तो कोई बड़ा साइक्लोन आता है, तूफान आता है, उसको भी ये जो प्लेन है, जो हमारा पूरी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, समुद्र से वहाँ तक आने में लैंड जो है कॉन्टिनेंटल एरिया, वहाँ पर उसको ज़्यादा जो उसका इफेक्ट है साइक्लोन का, उसको कम कर देता है। ठीक है, वेटलैंड का मैंने बता दिया कि वाटर लेवल को भी जो है अपना वो करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये कम होते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे, तो इनको बचाने के लिए रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। इंडिया उसका फाउंडर मेंबर है, इंडिया उसका मेंबर बन चुका था। और इंडिया क्या करता है, ऐसे साइट्स को ढूंढता है जो कि सूखती जा रही है, जो खतरे में है। ठीक है, तो उनको कंजर्व करने के लिए अभी इंडिया ने जो है 2002 में जो भितरकनिका वेटलैंड है, भितरकनिका वेटलैंड जो है भितरकनिका नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है, तो उसको अनाउंस किया था कि ये जो है रामसर साइट का आज से हिस्सा है। 2002 में ये अनाउंस किया था। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ आपको, भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ वेटलैंड है, ये रामसर साइट का हिस्सा बना दिया गया है। 2002 में अनाउंस किया था, आपको याद रखना है। दूसरा, उड़ीसा में है, आपको ये याद रखना है। तीसरा, एक आपको साथ ही गहीर माता, जो गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भितरकनिका जो वेटलैंड है, ठीक है, और ये सब किसका पार्ट है, भितरकनिका नेशनल पार्क का ही ये हिस्सा है पूरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। इसका जो हम बताएं, तो इसका जो सॉल्ट क्रोकोडाइल है, सॉल्ट क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर सॉल्ट क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसके जो गहीर माथा बीच है, गहीर माथा बीच जो है, ये यहाँ पर एक टर्टल मिलता है, ओलिव राइडली टर्टल। ओलिव राइडली टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिव राइडली टर्टल जो है यहाँ अच्छा खासा मिलता है, और ये ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आती है। ठीक है, इनका एक सीजन होता है, उस सीजन में ब्रीडिंग के लिए गहीर माथा बीच पर आते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इस प्रश्न में बहुत सारे जो आपको आंसर तैयार हो गए हैं। ठीक है, भितरकनिका वेटलैंड, भितरकनिका नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ओलिव राइडली टर्टल यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं, यहाँ पर सॉल्ट क्रोकोडाइल भी अच्छे खासे मिलते हैं। रामसर साइट का ये हिस्सा है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे जो हमारा अगला प्रश्न है वो यह है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? एक्चुअली सलीम अली के बारे में जान लेते हैं। सलीम अली जो था वो ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ऑर्निथोलॉजिस्ट ये कौन होता है? ये होता है अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द बर्ड्स, जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ये अच्छे खासे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये एनवायरमेंटलिस्ट थे। ठीक है, वातावरण की जो चिंता करते थे उसका चिंतन करते थे। तो ये क्योंकि बर्ड्स में इनको काफ़ी लगाव था, बर्ड्स के ऊपर भी स्टडी करते थे। ठीक है, तो इनके नाम पर जो है एक तो नॉर्थ गोवा में, गोवा का जो नॉर्थ हिस्सा है वहाँ पर बनाया गया सलीम अली नेशनल पार्क, वहाँ पर बनाया गया सलीम अली नेशनल पार्क। और दूसरा जो सलीम अली नेशनल पार्क है, कई बार आ जाता है, ये जो है जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में है, और इसको बोलते हैं सिटी फॉरेस्ट। दूसरा नाम है इसका सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ही बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सलीम अली के नाम पर 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, एक गोवा में बनाया है और एक सिटी फॉरेस्ट, एक जो है जम्मू कश्मीर बनाया गया है जिसका नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सलीम अली का नाम क्यों रखा है? क्योंकि कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये जो है बर्ड्स का ध्यान करते थे। ठीक है, अच्छा खासा इनको जो है वातावरण से काफ़ी लगाव था, तो इसलिए इनके नाम पर 2 नेशनल पार्क बनाए, एक जम्मू कश्मीर में, एक गोवा में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पूछा था आपसे लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक के बारे में से पूछा गया था कि लोनार लेक कहाँ पर स्थित है। ये लोनार लेक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार
आ चुका है। लेक्स तो इंडिया में बहुत सारी है, बट जो लोनार लेक है इसकी अलग यूनिकनेस है। इसके बारे में जो है आपको काफ़ी पता होना चाहिए, और ये अभी करंट में भी था, 1 महीने पहले करंट में रहा है कि अभी कौन सी झील थी जिसका पानी जो है पिंक कलर का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। एक तो ये आया था, ठीक है, ये आपको इसके बारे में बताता हूँ आपको। दूसरा, लोनार लेक कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र का जो बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है लोनार लेक। तो तीसरा जो है ये क्या है, क्रेटर लेक है। ये क्या है, क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक कैसी होती है, वे लेक जब ज्वालामुखी फटती है, जब ज्वालामुखी फटी, ठीक है, जब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है होल हो जाता है, ठीक है, उस होल में क्या होता है, पानी भर जाता है, इसी को बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रेटर लेक। जब ये ज्वालामुखी दोबारा फटती है फिर एक लेयर और बन जाती है, जो एक टाइप की कंपोजिट लेयर, जो कंपोजिट वोल्केनो बन जाती है, मतलब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर बन जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कैल्डीरा। क्या बोलते हैं, कैल्डीरा, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या है, क्रेटर लेक है, ये जो है क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक मैंने बताया ज्वालामुखी के बाद जब वो होल बन जाते हैं, जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। दूसरा, इसके ऊपर ये मानना है, ऐसा माना जाता है, अभी स्टार्टिंग में तो ये माना गया है कि वोल्केनो से बनी हुई है, और ये अभी भी माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, मिटियोर, जो मिटियोर था, मिटियोर्स जो उल्का पिंड बोल सकते हैं, उल्का पिंड कभी यहाँ पे गिरा था कई हजार साल पहले, और उस उल्का पिंड से क्या हुआ, जब जहाँ उल्का पिंड यहाँ पर गिरा, वहीं इसकी ओवल शेप हो गई, राउंड शेप हो गई, और यहाँ पर पानी भर गया। ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कभी मिटियोर गिरा था, आसमान में से उल्का पिंड गिरा था, एक ये मानना है, ठीक है। और क्रेटर लेक तो उसको बोलते ही है अभी, तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है ना। अब मीटियोर के लिए भी कुछ साइंटिस्ट सहमति भरते हैं, और क्रेटर के लिए भी कुछ जो है लोग कहते हैं कि जो है क्रेटर लेक है। इसके अलावा लोनार लेक का मैंने बताया पिंक कलर के, इसका जो पानी जो इसमें झील, क्योंकि झील बन गई है, पानी भर गया उसमें, तो इस झील का पानी पिंक हो गया था। तो इसके लिए जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो वातावरण से चिंतित लोग थे, उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे वातावरण के, एनवायरमेंट के, उन्होंने जो है यहाँ से कुछ सैंपल भेजा। किसको भेजा, नीरी को भेजा। अभी इसके बारे में जो है स्टडी चल रही है। नीरी क्या होता है, नीरी है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंडिया, ये नागपुर में एक्चुअली ये प्रश्न आ चुका है, CDS में आया था ये सन 2015 में, 14 में, सन 2014 में जो है नीरी का प्रश्न आ चुका है। नीरी जो है नागपुर में है, या वातावरण से संबंधित है, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये नागपुर में है। तो जो यहाँ के सैंपल थे इस लेक के, जो गुलाबी पानी हो गया था, वो नीरी के पास भेजे, तो नीरी अभी इस पर स्टडी कर रहा है। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि इसमें जो है, जो एल्गी थी, जो इसके अंदर एल्गी थी, उस एल्गी की वजह से पिंक कलर इसका हो गया है। एल्गी की वजह से इसका जो कलर है पिंक हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं, इसके दूसरा बताया कि इसका जो पानी था बहुत ज़्यादा सेलाइन हो गया, बहुत ज़्यादा एल्कलीन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया, इसका pH वैल्यू थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो नमकीन पानी होने की वजह से इसका कलर पिंक हो गया, ये भी माना जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जो लोनार लेक है, मीठी झील, ये नमकीन झील है, सैलिन झील है, और इसमें जो एल्गी की वजह से कलर इसका पिंक हो चुका है, ये अभी तक ये माना गया है। लेकिन जो इसकी स्टडी है वो नीरी अभी भी कर रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जो हमने USA का अगर हम देखें, तो मैं पढ़ रहा था USA के बारे में, तो USA में भी झील जो है वो एक सीज़न आता है, उसमें पिंक कलर की हो जाती है। तो यही माना जाता है कि यहाँ पर जो एल्गी होती है, एल्गी इसका पानी का जो कलर है वो चेंज कर देती है, ठीक है। USA में ऐसी बहुत सारी लेक है जिनका जो अपना कलर चेंज करती है। और तो वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो लोनार लेक के आसपास, जो बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के जो लोग हैं, वे कहते हैं कि हर सीज़न में, इस सीज़न के आसपास जो बरसात का मौसम होता है, उस वक्त लोनार लेक का जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, लोनार लेक के बारे में। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, वुलर लेक। ये है वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक के बारे में पढ़ते हैं। वुलर लेक एक्चुअली कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा नाम है लेक वेरीनाग। लेक वेरीनाग भी इसी को बोलते हैं। ये मीठे झील की, मीठे पानी की झील है। ये क्या है, मीठे पानी की झील है। और वुलर लेक से निकलती है रिवर झेलम। लेक वेरीनाग बोल रहे हैं, वुलर लेक बोल दो। यहाँ से क्या निकलती है, झेलम रिवर यहाँ से निकलती है। अब कहते हैं कि जो वुलर लेक बनी थी ना, ये बनी कैसे थी, ठीक है ना। तो एक्चुअली लेक जो है दो तरीके से बनती है, दो तरीके, ये तो होती है नेचुरल, ये होती है मैन मेड, ठीक है।
या तो नेचुरली वहाँ पानी भर गया वो लेक बन गई, या फिर मैन मेड होगी, मतलब यहाँ पर जो है पानी की कमी है कुछ किसी जगह, तो वहाँ क्या कर दिया बड़ा सा जो है उसको तरीके से बना दिया, उसमें पानी भर दिया, तो वहाँ पर क्या है जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है और एक बहुत बड़ी झील बन जाती है। वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वहाँ से अच्छा खासा पैसे भी कमा लेते हैं और वहाँ की जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है, तो कि मैन मेड होती है। लेकिन जो वुलर लेक है ये हम नेचुरली बोलेंगे वैसे इसको, लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनी है। जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो हमारी अर्थ की प्लेट है, वहाँ पर प्लेट का कुछ ऐसे मूवमेंट हुआ था कि वो थोड़ा यहाँ पर जो है रिफ्ट बन गया और उस रिफ्ट की वजह से यहाँ पानी भर गया, तो इसको बोलते हैं वुलर लेक, ठीक है। तो ये था वुलर लेक के बारे में। और इसके बारे में इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, ये एशिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर लेक। इसका नाम लेक वेरिनाग है, झेलम रिवर से निकली हुई है, मीठा पानी इसका है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा मैंने बताया टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनी है, मतलब ये नेचुरल लेक है, ठीक है। और इसका एक प्रश्न और आता है तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तुलबुल एक हाइड्रो पावर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो इसी लेक के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ताकि बिजली को भी जनरेट कर सके। बिजली का उत्पादन करने के लिए तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है वुलर लेक के ऊपर। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसने ये क्विज देखी होगी और जिसने प्रश्न दिए थे, जिसने काफ़ी उसने अपना जो एक्सप्लेनेशन है ये देखकर उसको समझ में आया होगा सभी प्रश्न की कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं या तो वे आ चुके हैं या फिर उनकी आने की संभावना है। तो मेरी कोशिश यही थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ सके, क्योंकि जो झील है वो वैसे तो आप जो भी प्रश्न है वो आप जो है ऐसे नहीं रट सकते जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, उसके जो फैक्ट्स है आपको वो नहीं पता होगा, तो तब तक यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बताना आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए लंबा भी हो जाता है, वीडियो भी सिर्फ 40 मिनट की हो जाती है, क्विज तो 7-8 मिनट की होती है, बट जब उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है तो ये वीडियो जो है कभी 40 की 45 मिनट की भी हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके। और अगली जो क्विज़ होगी जो है वो होगी बायोलॉजी की, और इकोनॉमिक्स की क्विज़ आपको अपलोड कर दी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन कल या परसों तक आपको सामने रख दिया जाएगा। और बस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका फीडबैक, आपके कमेंट हमारी हेल्प करेंगे कि आपको जो है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी पूरी की जा सके, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।